गुड इवनिंग। अरे चालू हो गया। गुड इवनिंग गाइस। वासुकी इंडिका। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम वेलकम। आई एम ओके, लिटिल अनवेल बट ओके, आई विल सर्वाइव। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का फेवरेट यूट्यूबर ऐसे ही बोलता है ना, तो कैसे हैं आप लोग? पेंडिंग आंसर ऑफ हाउ बनाना ट्री एंड अदर ट्री इज डिफरेंट। अच्छा हाँ, रवि कुमार आपका कल का सवाल था बनाना ट्री। देखिए, एक तो मेजर डिफरेंस जानते हो बनाना ट्री वाला सवाल जो है आपका, तो एक सवाल एक स्टूडेंट का अनविक्षा मेल पे भेजा है, मैं देखता हूँ। 10 to 12 का करना है? नहीं नहीं, 6 to 10 करना है। 6 to 10 करना है। एक सवाल आया है रवि का कि बनाना ट्री और दूसरे ट्रीज में क्या फर्क होता है। बहुत अच्छा सवाल है। कभी बनाना ट्री का वो देखा है क्या? केले का ट्री का स्टेम देखा है? मतलब जो ट्रंक होता है, देखा है? वो थोड़ा फ्लैशी सा होता है, देखा है? फ्लैशी पार्ट देखा है उसका? तो अच्छा सवाल है कि व्हाई इज इट दैट बनाना ट्री का फ्लैशी पार्ट होता है और बाकी ट्रीज का नहीं होता है, या बाकी उस तरह के प्लांट्स का नहीं होता है। देखिए, जो बनाना का जो आउटर पार्ट है ना, उसको कहते हैं सूडो स्टेम। ओके, ये टर्म यूज करते हैं, सूडो स्टेम। वैसे तो मैं इंजीनियर हूं, पर इतना तो मेरे को पता है। ठीक है, उसको कहते हैं सूडो स्टेम। जाइलम का ज्यादा बना होता है वो। जाइलम फ्लोएम पे डिफरेंस पता है आप लोगों को? गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस पता है कि जाइलम ही वो चीज है जो एक प्लांट को स्ट्रक्चर देता है, जिसके थ्रू आपका प्लांट्स का वाटर सप्लाई, हाँ, ऊपर नीचे होता है, न्यूट्रिएंट्स ऊपर नीचे होगा। और दूसरा पार्ट होता है फ्लोएम, हाँ, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। ये 10वीं में पढ़ा था मैंने, पता नहीं क्यों मेरे को याद है, फॉर सम रीजन आई शुडंट बी रिमेंबरिंग ऑल दिस, बट स्टिल। हाँ, बनाना का ये होता है। तो व्हाट यू विल फाइंड इसके जो आउटर पार्ट है ना, उसका जो फ्लैशी पार्ट है, जो स्यूडो स्टेम है, वहां पे जाइलम एक तरीके से लीव्स रैप होके बन रहे हैं वो। आप देखोगे काफी सारे जगहों पे उसको खाते भी हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडिबल प्रोडक्ट। एंड व्हाई इज इट? बिकॉज इट इज एन अडेप्टेशन। वो एनवायरमेंट में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अडेप्टेशन का। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, रवि कुमार, ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट, तो आप देखोगे कि आप जब भी हिल स्टेशन पे जाते हो, तो वहां के कुत्तों को, हाँ, ऐसा फर होता है, थिक फर होगा, हाँ, अच्छे से लंबे घुंघराले बाल होंगे। और वही कंसिडर करिए दिल्ली के डॉग्स को, हाँ, वो प्याजी खा खा के एकदम उनका बाल झड़ चुका है। पर मोर इंपॉर्टेंटली, क्योंकि दिल्ली में 50 डिग्री है, तो उनको उतना फर नहीं चाहिए। तो वो बनाना का अडेप्टेशन है ताकि वो क्विकली ग्रो कर सके। समझे क्या? हिमांशी, ईटन एट अ प्लेस, हाँ, सब्जी बनती है, करेक्ट। रवि कुमार, समझे क्या? गॉट इट, वही है। तो वो अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट है, वो एनवायरमेंट में समझेंगे। हिमांशी का सवाल है, सर कल मैंग्रोव्स वाला क्वेश्चन में मैंग्रोव्स ग्रोज ऑन द शोर लाइन, करेक्ट? एंड सेकंड स्टेटमेंट इज दैट मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट द शोर लाइन, करेक्ट? सो हाउ डज स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1? गुड इवनिंग, कैसे हो सर? बस जिंदा हूँ यार। स्टेटमेंट 2 कैसे एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को? देखिए, मैंग्रोव्स जो है ना, उसको हम कहते हैं नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर द शोर। ओके, बिकॉज मैंग्रोव्स ग्रो ऑन द शोर लाइन, दे, एक मैं आपको एक जीआईएफ दिखाता हूं, चलो। ये एक आईएफएस ऑफिसर है, यूट्यूब पे, यूट्यूब बोलते हैं, मेरा दिमाग में यूट्यूब ही चल रहा है, ट्विटर पे है। हाँ, ही इज वन ऑफ दोस्त जिसने फर्जीवाड़ा नहीं किया था, वो एक्चुअली में अच्छा ऑफिसर है। मैं यूट्यूब क्यों खोल रहा हूँ यार, दिमाग सो गया है मेरा। क्या बता रहा था मैं आपको? मैंग्रोव्स, साइक्लोन प्रोटेक्शन। लेट मी सी, अगर यहाँ पे है क्या वो। लेट मी सी, लेट मी सी। हाँ,
ये देखो, ये खुलेगा क्या? makeagif.com, क्या बात है। हाँ ये देखो आप, सी दिस इज व्हाट द रेप्लिकेशन ऑफ द मैंग्रोव्स इज। कंसिडर करिए कि आपका पानी तेज बहाव से आ रहा है, आप देख रहे हो, आप इस साइड हो, ये बीच है अपना, यू सी हाउ इट इज ब्रेकिंग द वेव्स। I cannot see others chat, huh? Completely fine. You're not supposed to see others chat. You're supposed to see me. You're supposed to see this, please. Are you able to see this, guys? This is your mangroves. How they are balancing the shoreline. What is exactly happening? आपका जो high intensity waves आ रहा है, सुनामी आ रहा है, ऐसा भी कंसिडर करो। अब एक्सेप्शनली हाई सुनामी आ गया तब तो मैंग्रोव वेंग्रोव कुछ नहीं है, पर आपका साइक्लोन्स, हाई इंटेंसिटी वेव्स, उन सबको ये काट देता है, तोड़ देता है। जब हम ज्योग्राफी में वेव्स पढ़ेंगे ना, तो आप देखना कि कैसे वेव ब्रेक होता है। वेव ब्रेक का अर्थ क्या है? आप कभी अगर बीच पे जाओगे, आप लोग गए होंगे, हाँ, तो आप देखिए, आप लोग सारे वो इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हो, अपने पैर पे ऐसा वो पानी आता है, छू के चला जाता है। हाँ, आप डालते हो वो क्या एक शब्द डालते हैं सारे इंस्टाग्राम पे, वैंडरलस्ट। कनॉट प्लेस से करोल बाग जाने वाला भी अपने आप को वैंडरलिस्ट करता है आजकल। नेवरदलेस, तो व्हाट इज हैपनिंग? आपका डेप्थ ऑफ द ओशन भी टूट जाता है, उधर कम हो जाता है। सो मैंग्रोव्स एसेंशियली एक्ट एज अ वेव ब्रेक, मेरे वेव्स को तोड़ देता है। विच इज वाई आप देखेंगे कि इस साइड से आपका कोस्टल इरोजन कम होगा। अब मान लो इधर मैंग्रोव्स नहीं होता तो फुल स्पीड पे ये वेव्स आते, आपके कोस्ट को हिट करते, इरोजन करते, डैमेज करते। तो इसीलिए हम कहते हैं मैंग्रोव्स बैलेंस आर शोर लाइन। समझे क्या वैंडरलस्ट लोग? जिनका सवाल था, जिन स्टूडेंट का सवाल था, आप समझे क्या बेटा? किनका सवाल था ये? हिमांशी सर, कोस्ट पे तो सॉइल कम और बालू ज्यादा होता है, तो मैंग्रोव्स उसमें भी उग जाते हैं। हर कोस्ट में नहीं होता है। इनफैक्ट ये मेजर मिसकंसेप्शन है। आप जानते हो, जिन स्टूडेंट का सवाल है ये, रवि, हमें ये बचपन से गलत बताया जाता है कि हमारे कोस्ट के पास में, हाँ, कोई ऐसा सॉइल नहीं होता है। जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी करेंगे ना, तो आप देखना उधर, कंसिडर करिए ये इंडिया का कोस्ट है, हाँ, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट। पहले तो मुझे ये बताओ, चलो ना, आप लोग एनसीईआरटी की हो ना, लेट्स डिस्कस दिस। सवाल आया है तो डिस्कस करते हैं। मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, किस साइड पे हमारा रिवर्स का डेपोजिशन ज्यादा है? मतलब किधर रिवर्स ज्यादा जाके ड्रेन हो रहे हैं, ईस्ट साइड पे या वेस्ट साइड पे? थोड़ा बताया जाए, किधर हमारे रिवर्स ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हैं? ईस्ट साइड पे ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये रिवर्स जो आ रहे हैं वो किधर से आ रहे हैं? कंसिडर करो कि गंगा आ रहा है, हाँ, ब्रह्मपुत्रा घूम के आ रहा है, कृष्णा गोदावरी है, तो आपका मेजर रिवर सिस्टम्स हिमालय से आ रहा है, हाँ, हिमालय साइड से आ रहा है। तो हिमालय से आ रहा है मतलब वो साथ में क्या ला रहा होगा? अपने सेडिमेंट्स ला रहा होगा, रॉक्स को तोड़ रहा होगा ना, रॉक्स को ही छोटा छोटा पीस में एकदम फाइन पार्टिकल्स करके सारा का सारा वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहा है। कौन सा सेडिमेंट होगा? अगर मैं सॉइल के हिसाब से कंसिडर करना चाहूं तो कौन सा सेडिमेंट होगा? अलूवियम सॉइल कह सकते हैं हम इसको, किताबों में आपके लिखा है अलूवियम सॉइल। अब बैक टू द सेम पॉइंट आ जाओ, अर्थ का एज कितना है? 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। चलो हिमालयस तो बाद में बना, पर फिर भी कंसिडर करते हैं कि आपका गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सारे लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से आपके हिमालय से अलूवियम सॉइल ला रहे और वो ईस्ट कोस्ट पे डिपॉजिट कर रहे, करेक्ट? मतलब बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस कि इधर के पानी में अलूवियम सॉइल ज्यादा होगा और इधर के पानी में अलूवियम सॉइल कम होगा, हाँ कि ना? बाय डिफॉल्ट मैं कह सकता हूं ये कि इधर के पानी में अलूवियम सॉइल ज्यादा होगा, इधर में कम होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, तो जब आपका पानी आया, आप जब अपना इंस्टाग्राम का फोटो ले रहे हो वैंडरलस्ट वाला, तो उस पानी में अलूवियम सॉइल है? थोड़ा बहुत तो होगा ना, इतने सालों से डिपोजिशन हुआ है आपका वैंडरलस्ट फोटो के दौरान, होगा। तो आप जानते हो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? आपका एक पतला सा ऐसा
पूरा एरिया बनता है अलोंग द कोस्ट ऑफ द ईस्टर्न साइड, जहां पे हमें अलूवियम सॉइल मिलता है। हमें किताबों में या बचपन से हमें बताया जाता है कि अच्छा अलूवियम सॉइल इधर है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेल्ट में, गैंजेस बेल्ट में, हाँ यूपी बिहार झारखंड ये सब में हमें थोड़ा बहुत अलूवियम सॉइल, भारी मात्रा में अलूवियम सॉइल मिलेगा। पर एक और जगह अलूवियम सॉइल मिलता है, कोस्ट के साइड साइड। अब आप सोचो किधर से आया ये अलूवियम सॉइल कोस्ट के साइड पे? क्योंकि ये सारा का सारा पानी आपके वेव्स के थ्रू आपका फोटो के दौरान इधर आता है, डिपॉजिट कर रहा है। दैट्स वाई राइस कल्टीवेशन बहुत बढ़िया। यू सी इजी है ना ये कॉन्सेप्ट, बुझे क्या आप लोग? ऐसा कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इट इज रॉन्ग टू अंडरस्टैंड कि मेरे कोस्ट पे सिर्फ बालू है, वो बालू नहीं है, दैट इज अलूवियम सॉइल, इट हैज गॉट अलूवियम मिक्स्ड इन इट, which is why a thin part of the east coast has alluvium soil deposition you find. You sound like alluvium. Whoa. Balu means sand. Balu means sand. Alluvium is sediment. Easy. तो इस तरह से हम सीखेंगे अभी। चलो अच्छा, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया है, एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हो। कल मैंने आपको 2 सवाल बताए थे कि थोड़ा पॉइंट विंट लिख के लाना। किया क्या आप लोगों ने? किया क्या आप लोगों ने? लिखे हैं? डिस्कस करेंगे अभी, 2 मिनट हमको दो, 10 मिनट दो, हमको डिस्कस करेंगे। बस एक परमिशन चाहिए आप लोगों से, एक छोटा सा परमिशन चाहिए। मैं अभी ऐसा एक कॉम्बी फ्लैम खा के आया हूँ क्लास को, क्योंकि मेरे को कैंसिल करने की इच्छा थी नहीं, ठीक है। आई डोंट वांट टू कैंसिल द क्लास, देयर आर थिंग्स वी नीड टू डिस्कस। पर आज थोड़ा जल्दी हम छोड़ देंगे क्लास को, 8 बजे तक नहीं खींचेंगे। क्वाइट लाइकली अगर 8 बजे तक मैं पढ़ाया तो मैं इधर ही गिर जाऊंगा, तो थोड़ा जल्दी खींच देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल हमसे आपको पूछना था मुझे। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए थोड़ा, या सोच के बताओ क्या रीजन हो सकता है कि ह्यूमन काइंड हैज एक्सप्लोर्ड और ह्यूमन काइंड नोज अबाउट स्पेस मोर देन ओशंस। व्हाई? थोड़ा बताइए तो ये क्या रीजन हो सकता है? नहीं अभी तो डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा 8 बजे तक नहीं हो पाएगा आज, क्योंकि नॉट फीलिंग गुड। इसका आंसर बताओ ना मेरे को, ऐसा क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर, एग्जैक्टली माय पॉइंट। हाँ, मल्टीपल मिशंस लॉन्च्ड, करेक्ट। सो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? व्हाई इज इट दैट इलॉन मस्क कैन गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ मार्स? हाँ, कि मार्स के ऊपर हमको ऐसा इधर इधर आइस है, हाँ इधर रेड सॉइल है, या जो भी सॉइल है वो सारा कुछ बताएगा तुम्हारा वेबसाइट पे। नासा के वेबसाइट जाओ, हर पर्टिकुलर प्लैनेट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पर ओशंस के बारे में हम नहीं जानते हैं ज्यादा, क्यों? Curiosity about space, but why don't we have curiosity about oceans? Human beings are curious by nature. We want to know what we see. Devrup, that is a good reason. Okay. One thing is that we want to explore what we can see. Since ancient times, which is why you have people like Galileo and Ptolemy and all of those people, all of these researchers who have looked into space and wondered कि अच्छा क्या है उधर। ओशंस दिखता नहीं आसान से, बस पानी दिखता है। ओके, वन रीजन, ओके फाइन। अदर, oceans are deep, excess water pressure under the sea. Study about oceans are more hard. We don't have mission space race. Economically, it's easier to go into space rather than oceans. Is it so, Raghu? Do you think that economic reason है इसका? तो फिर ये भारत सरकार ये मिशन क्यों चला रहा है फिर? इसका नाम सुना है क्या? इसका नाम सुना है? समुद्रयान। हाँ, इसमें एक पर्टिकुलर सबमर्सिबल है, मत्स्य 6000। मत्स्य इज द संस्कृत वर्ड फॉर फिश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मत्स्य मतलब मछली, मछली 6000।
ये भारत सरकार का अपना एक प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस चला रहा है। तो फिर हम ये क्यों चला रहे हैं अगर इकोनॉमिक सेंस नहीं है तो? Oceans has boundaries of state we can't access in else one while space does not have any such country wise. Okay, Sakshi, that is partially correct. Not much technology to support ocean exploration. But निधि टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर वो हाल फिलहाल में जो टाइटैनिक को देखने गए थे 4 लोग जो लोग अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में मारे गए, टेक्नोलॉजी तो है। अगर हम टाइटैनिक के डेप्थ तक जा सकते हैं, वो अवतार मूवी बनाने वाला जो डायरेक्टर है जेम्स कैमरॉन, हाँ वो तो मैरियाना ट्रेंच भी घूम के आया, टेक्नोलॉजी तो है। आप लोगों को पता है ना वो जेम्स कैमरॉन या क्या नाम, जेम्स कैमरॉन उसी का नाम है ना, जेम्स कैमरॉन या डेविड कैमरॉन तो प्राइम मिनिस्टर था, जेम्स कैमरॉन ही नाम है शायद उसका। हाँ वो मैरियाना ट्रेंच घूम के आया, तो टेक्नोलॉजी तो है। जेम्स कैमरॉन, डेविड कैमरॉन वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में। जानते हो रीजन क्या है? सिंपल एक लाइन में आपको रीजन बताऊं, आप में से काफी लोगों ने आंसर दिया है सही, मैं सबका नाम नहीं ले पाया, पर एक रीजन जानते हो क्या है? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन बेस्ड सवाल है ये। फॉर एग्जाम्पल, द वन लाइन रीजन इज दैट इन स्पेस द चैलेंज इज टू ट्रैप प्रेशर, okay, whereas in oceans the challenge is to keep pressure out. This is the one line explanation. When you go to space, आपके स्पेसशिप के अंदर आपको प्रेशर बना के रखना है क्योंकि बाहर तो है वैक्यूम। सो ह्यूमन बीइंग्स आर बेटर, आवर टेक्नोलॉजी इज बेटर जब हम एक स्पेसशिप में प्रेशर को अंदर ट्रैप करने का बात करते हैं। दिस वी कैन डू वेरी वेल। पर ओशंस में क्या है कि बाहर से प्रेशर आ रहा है, मतलब आपका जो पर्टिकुलर मटेरियल से आप सामान बनाए हो, दैट शुड बी स्टर्डी एनफ, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू विथस्टैंड द इमेंस प्रेशर। जो हाई प्रेशर होता है ओशंस के अंदर, वो आपको झेलने का एबिलिटी हमारे पास नहीं है। दैट इज द मेजर चैलेंज, जो काफी स्टूडेंट्स ने लिखा भी इधर, काफी स्टूडेंट्स ने लिखा, राइटली सो, ओके। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो टाइटैनिक सबमर्सिबल वाला जो भी प्रॉब्लम हुआ था, जिसमें अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, हाँ दोस पीपल डाइड ऑल्सो। व्हाई? क्योंकि एक ही सबमर्सिबल को, सबमर्सिबल मतलब पानी के अंदर जाने वाला जो है, वो जानते हो क्या हुआ था एग्जैक्टली? जिनको नहीं पता है, इतना तो पता है ना कि अभी एक सरफेस से नीचे गए थे, टाइटैनिक का एक सबमर्सिबल देखने गया था, टेक्निकली प्रेशर इज कॉल्ड कैलिंग, ठीक है, ओशन गेट एक्सपेरिमेंट, करेक्ट, मैं नाम भूल रहा था उसका। यू गाइज आर अवेयर ना कि टाइटैनिक का एक डेब्री देखने गए थे ये 4 टूरिस्ट या 3 टूरिस्ट थे। तो जानते हो इशू क्या हुआ था? दीज पीपल, इन्होंने एक ही सबमर्सिबल को बार बार यूज किया। हाँ, पहला बार मिशन में गया, देख के आया, फिर ऊपर आया, फिर नेक्स्ट ग्रुप ऑफ टूरिस्ट को लेके गया, दिखाया टाइटैनिक का सबमर्सिबल, फिर ऊपर आया। तो जितने बार इन्होंने ये अप डाउन प्रोसेस किया ना, ये जो पर्टिकुलर मटेरियल था उनका, वो बन गया वीक, ठीक है। डिटेरियोरेशन ऑफ द मटेरियल हैपेंड, इवेंचुअली इट गेव अवे, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट या कंपाउंड वैसा हम तैयार नहीं कर पाए हैं जो कि इस तरह का ओशन का प्रेशर झेल सके। आप जानते हैं ओशन का प्रेशर क्या कहा जाता है? कि अगर आप करीब 5 किलोमीटर नीचे जाओगे, इट इज लाइक आपके सिर के ऊपर 50,000 एलिफेंट्स खड़े हैं। सोचो, आपके सिर के एरिया के ऊपर 50,000 एलिफेंट्स खड़े हैं, उस तरह का प्रेशर एक्सर्ट होता है आपके सिर के ऊपर। विच इज वाई ओशन एक्सप्लोरेशन में हम, व्हाट द बुक से, कि हम 70% ऑफ द ओशंस अभी भी नहीं जानते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया का भी जो मिशन है ना, समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000, ये भी डिजाइन किया गया है सिर्फ 6 किलोमीटर जाने के लिए। ये 6000 का मतलब है 6000 मीटर, बस 6 किलोमीटर तक ही ये झेल पाएगा, उसके नीचे हम नहीं जा सकते।
इसीलिए आप देखिएगा जितने भी मूवीज होते हैं, जो सबमरीन वाले मूवीज होंगे, जब भी वहां पे वो सबमरीन का कैप्टन कहेगा कि डाइव डाइव डाइव, ठीक है, एक सर्टेन डेप्थ के बाद एवरीवन गेट्स नर्वस. व्हाई? बिकॉज द ओशनिक प्रेशर इज टू हाई फॉर द मटेरियल ऑफ द सबमरीन टू हैंडल. कोई भी मूवी देखो, वो पीएनएस गाजी था एक मूवी, हाँ, एक रेड अक्टूबर नाम का मूवी था, जितने भी मूवीज देखोगे आप. Why does oceans have this much pressure compared to land? Manogna, because the volume of water is immense. The volume of water is very high. Think na, 13 kilometers you are going down Mariana Trench, which means 13 kilometers of water and its weight are over you. That is the problem. In my space, there is no such weight that I have to manage. कोई space में ऐसा weight manage नहीं करना है, मुझे बस pressure को trap करके रखना है. That is the major issue. Why human people or humankind has not explored, हमने ज्यादा ocean exploration नहीं किया है. बाकी सारे reasons भी सही हैं कि हम वो explore करना चाहते हैं जो हम देखते हैं. Absolutely true. तीसरा reason भी है. तीसरा reason जानते हो क्या है? Second reason तो ये है, चलिए. तीसरा reason जानते हो क्या है? That eventually it comes down to media attention. हम ओशंस के बारे में जब भी कोई न्यूज सुनेंगे, आप नोटिस करना, ओके, नोटिस इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना सुबह सुबह, ओशंस के बारे में कोई भी न्यूज आएगा ना, वो खराब न्यूज होगा बाय डिफॉल्ट. मैं इन्वायरमेंट भी पढ़ाता हूं, और इन्वायरमेंट के जब भी रिपोर्ट्स आते हैं ना, अडेप्टेशन रिपोर्ट, फलाना रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, इट इज ऑलवेज लाइक आई ब्रिंग बैड न्यूज. हो ही नहीं सकता कि मैं इन्वायरमेंट का रिपोर्ट डिस्कस कर रहा हूं और उसमें कोई अच्छा न्यूज हो ही नहीं सकता. सेम थिंग आप देखेंगे ओशंस के मामले में. जब भी ओशंस का कोई न्यूज आएगा, आप देखोगे अच्छा फलाने शिप का ऑयल स्पिल हो गया, हाँ फलाना पायरेट अटैक हो गया, या ये शिप फंस गया जाके सुएज कनाल में, या ये डूब गए जाके. नोटिस करो पैटर्न, नोटिस करो आप लोग खुद पैटर्न. ओशंस के बारे में कभी अच्छा न्यूज नहीं सुनोगे, पर स्पेस के बारे में ये देखो हमने एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ वी आर पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन लिमिट. हम आदित्य L1 मिशन कर रहे हैं, हम मार्स जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना कर रहे हैं, ऑल गुड न्यूज. स्पेस में कभी बैड न्यूज नहीं आता है. ओशंस का न्यूज ही नहीं सुना, ये भी बात है, ये भी बात है. ओशंस का न्यूज नहीं सुना. हिस्टोरिकल रीजन अगर आप देखेंगे तो स्पेस रेस जो चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के बीच, दैट वाज आल्सो टू डू विद द स्पेस, नॉट ओशन एक्सप्लोरेशन. ह्यूमैनिटी को वर्चस्व जिसे कहते हैं ना, अपना स्थापित करना है अगर, दैट इज डिसाइडेड बाय हु कैन कॉन्कर स्पेस, नॉट बाय हु कैन कॉन्कर ओशंस. ये अपना एक बायस है, ह्यूमैनिटी का अपना बायस है. स्पेस रेस, करेक्ट. बट इफ वी डोंट एक्सप्लोर, how do we find even good news? The thing is, we do explore. We are exploring. It's not that we have been unable to explore, but our limit is decided by the ocean's pressure. That is the problem. Even if हम और आप डिसाइड करें ना कि एक स्टार्टअप चालू करते हैं, हम लोग जाके ओशंस एक्सप्लोर करेंगे, पहले तो आपको भारी फंडिंग चाहिए, और दूसरा बात कि आप मोर और लेस आप फेल करोगे, बिकॉज आपके पास कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड नहीं है जो ओशन का प्रेशर झेल सके. बजट प्रॉब्लम तो है. हाउ फिशेज लिव इन दिस प्रेशर? रविंदर, इट इज अनफेयर टू थिंक या इनकरेक्ट टू थिंक कि हमारे ओशन, कंसिडर करिए ये सरफेस है, ये कंसिडर करिए कि ये हमारा ओशन बेड है, ओके. आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द फिशेज पहले 200 मीटर में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं फोटिक जोन. फोटिक जोन मतलब इधर आपका सनलाइट घुस रहा है. मोस्ट ऑफ द फिशेस 200 से 400 मीटर में रहते हैं. डेप्थ ऑफ द ओशन में आपको बस अलग वाले ऑर्गेनिजम्स लिखेंगे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, या एकदम बेसिक वाले जिनके पास न्यूक्लियस भी नहीं है, वैसे वाले ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. मोस्ट ऑफ द बिग फिशेज और द स्मॉल फिशेज दैट वी नो, वो 200 से 400 मीटर के बीच में मिलते हैं हमें. अच्छा, कल कोई एक स्टूडेंट हमको बता रहे थे, आई थिंक इट वाज आदित्य हु वाज टेलिंग मी, आदित्य थापा. हाँ, ही मेंशन्ड अ वेरी गुड टर्म
कि ओशंस आर अ कार्बन सिंक. हाँ, वन स्टूडेंट हैड मेंशन्ड दिस. ओशंस आर अ कार्बन सिंक. किसी ने कहा था ना ये, है कि नहीं? मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब होता है. ओशंस कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है. एक मिनट ना फ्रेंड, मेरा भी तो सवाल पूछने दो ना मेरे को. आप मुझे पढ़ा रहे हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं? एक मिनट रुको तो सही. हाँ, ओशंस आर अ कार्बन सिंक. हैं जी? ओके. क्या चीज है ओशंस में जो कार्बन को अब्सॉर्ब करता है? नहीं पता तो डोंट वरी. ओशंस कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, करेक्ट है. क्या है ऐसा ओशंस में जो कार्बन को अब्सॉर्ब करता है? प्लैंकटॉन्स. आपको अगर नहीं पता है, ओशंस में एक ऑटोट्रॉफ हमें मिलता है जो अपना खुद का खाना बनाता है. जैसे प्लांट्स हमारे लैंड पे खाना बनाते हैं ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वैसे ही ओशंस पे फाइटोप्लैंक्टन नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है. आप देखोगे अब, सी अंडरस्टैंड दिस. हाँ, वेरी सिंपल कोरिलेशन. फाइटोप्लैंक्टन्स का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसी एरिया में है. मतलब खाना यहां पे है तो खाना खाने वाला भी इधर है. फिशेस भी सबसे ज्यादा इधर मिलेंगे हमें. ओके, समझिए. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. दिस इज व्हाट इंटरलिंकिंग इज. हाउ डू यू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट टुगेदर? You find that your phytoplankton concentration, sorry, हिंदी में बोलना है मुझे, फाइटोप्लैंक्टन का सबसे ज्यादा मात्रा आपके फोटिक जोन में, जहां पे सनलाइट एंटर कर रहा है ताकि फाइटोप्लैंक्टन आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बना पाए. उसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी अब्सॉर्ब करता है, इसीलिए हम कहते हैं कार्बन सिंक. पर आप देखोगे कि जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि कितना बायोमास क्रिएट हो रहा है, समझ लो कि कितना मटेरियल क्रिएट हो रहा है, तो आप देखोगे कि ओशंस का प्रोडक्टिविटी काफी लो होता है. क्यों? ऐसा क्यों फ्रेंड्स? ओशंस का प्रोडक्टिविटी कम क्यों होता है? जू प्लैंक्टन्स भी मिलेंगे. हाँ ठीक है, करेक्ट. सर विच सिटी इज फाउंड इन ओशन? विच सिटी इज फाउंड इन ओशन मतलब ऑल आइलैंड्स आर देयर इन ओशंस. हाँ, ओशंस का प्रोडक्टिविटी कम क्यों है बंधु? थोड़ा बताया जाए. कॉमन सेंस है, लगाओ ना, थोड़ा दिमाग लगाओ. लेस सनलाइट. शुभांकर करेक्ट. ओके. मतलब आपका अगर ओशन का डेप्थ कंसिडर करो 20 किलोमीटर है, या हम लोग कहां तक पहुंचे? मैरियाना ट्रेंच 13 किलोमीटर. ओके, 13 किलोमीटर के डेप्थ में पहले 200 मीटर में ही मेरा सनलाइट है जिधर फोटोसिंथेसिस हो रहा है. तो ओके, वन रीजन इज दैट. दूसरा रीजन क्या होगा? Sometimes I surprise myself with the questions. Density difference between surface water and deep water. Partly again, more concentration at high level of food chain, no? Because there are some fishes who consume the biomass. ना, large volume productivity decreases, phytoplankton का मास भी कम है. Salt salinity ना भाई. Salt salinity का तो ठीक है, बाद में वो कॉन्सेप्ट है. आप लोगों ने इसके बारे में सुना है क्या? अपवेलिंग के बारे में? अपवेलिंग के बारे में सुना है कभी? जो लोग पहले अटेम्प्ट किए होंगे हमको बताओ अपवेलिंग क्या होता है. नहीं सुना है तो हम बताते हैं आपको, डोंट वरी. डिस्कस करेंगे ना अभी. यही तो पॉइंट है क्लास का. आपके एनसीईआरटी नॉलेज को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप. इंटरेस्ट आ रहा है. पेरू करंट, बहुत बढ़िया चंद्रेश. कोल्ड वाटर ऊपर आ जाता है, कुणाल बहुत बढ़िया. फ्रेंड्स देखिए क्या होता है ओशंस पे. हम क्या देखते हैं, कुछ कुछ कंडीशंस में आप देखोगे कि आपका ओशन के सतह से पानी ऊपर आता है. ओके, व्हाट आर द कंडीशंस? क्या होता है नहीं होता है वो छोड़ दो, बाद का बात. ये जो नीचे से ऊपर आया ना पानी, इसी को हम कहते हैं अपवेलिंग. ओके,
नीचे से ऊपर आता है पानी सरफेस की तरफ, बस। अब आप क्या देखोगे, आपके बुक्स में एनसीईआरटी में लिखा रहेगा कि जिधर भी अपवेलिंग हो रहा है वो पानी जो है वो न्यूट्रिएंट रिच है। लिखा है आपके किताबों में, दैट कोल्ड वाटर कम्स अप टू द सरफेस दैट इज न्यूट्रिएंट रिच। अजीत कुमार ने भी लिखा है ये आंसर, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, थोड़ा आप इंटरप्रिटेशन करो। अगर नीचे से मेरा पानी ऊपर आ रहा है जो न्यूट्रिएंट रिच है, मतलब क्या हुआ कि मेरा न्यूट्रिएंट इधर ज्यादा है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, मेरा न्यूट्रिएंट इधर ज्यादा है। अब मुझे बताओ फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा, हमारा 200 मीटर का जोन में जहां पे लाइट एंटर कर रहा है वो है फोटिक जोन, जहां पे आपके फाइटोप्लैंक्टन है जो खाना बनाने वाला है। हाँ, इट इज लाइक खाना बनाने वाला ऊपर और रॉ मटेरियल नीचे। इज दैट अ प्रोडक्टिव सिस्टम? सोचो आपके घर में आप खाना बना रहे हो, हाँ, गैस पे आप चढ़े हो और आप देख रहे हो सब्जी लाने के लिए आपको 500 मीटर दूर जाना पड़ेगा। हाँ, आपका किचन का सारा सामान 500 मीटर दूर रखा है। यू थिंक आप खाना ठीक से बना पाओगे? यू थिंक आपका खाना ठीक से बनेगा? मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोड्यूसर जो है, खाना बनाने वाला जो है, और जो न्यूट्रिएंट है, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, विच इज वाई एज अ सिस्टम ओशंस आर नॉट प्रोडक्टिव। Karthike, we will discuss all of that. There are certain conditions in which cold water comes up. We will discuss all of that. I'm just talking about the productivity of the system as a whole. बुझे क्या तुम लोग ये बात? मुझे बताओ। Not very difficult to understand, to be honest. सर डीप सी में मिनरल्स भी ज्यादा होगा, निखिल, ऑब्वियसली 100%। आप जानते हो ये जो अभी अपने मिशन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ये मत्स्य 6000, हम 6 किलोमीटर क्यों नीचे जा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम लोग टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, नहीं, हम 6 किलोमीटर इसलिए नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमको एक चीज ढूंढना है जिसका नाम है पॉलीमेटालिक नोड्यूल। पीएमएन कहते हैं इसको, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। आई थिंक यूपीएससी में पीवाईक्यू भी इस पे पूछा हुआ है पहले। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्टिव? द बायोमास दैट इज क्रिएटेड इन अ सिस्टम डिटर्मिन्स हाउ प्रोडक्टिव दिस सिस्टम इज। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में बायोमास क्रिएट हो रहा है क्या? नो, सो नॉट अ प्रोडक्टिव सिस्टम। ओशंस, नॉट अ प्रोडक्टिव सिस्टम, इवन दो आपके पास बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन है, फिशेज है, ऑक्टोपस, ये वो, आर्थ्रोपॉड, मोलस्क, क्रस्टेशियन, सब है, पर नॉट अ प्रोडक्टिव सिस्टम। समझे क्या? बताओ, आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किधर प्रोड्यूस होता है? बूझ रहे हैं, बूझ जाओगे। व्हाट इज पॉलीमेटालिक नोड्यूल? आलू देखा है लाइफ में कभी? देखा ही होगा, खाते ही होगे। हाँ, आलू जैसा दिखता है ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल। ये एक तरीके से ट्रेलर दिखा रहा हूं मैं आपको, जो सारा कुछ अब कब होगा यार, फ्राइडे में तो पक गया, मेरे को पढ़ाने का मन कर रहा है अब। वेडनेसडे ही हुआ है आज, हट। ये देखो, ये आलू टाइप चीज। आई रियली वांट टू स्टार्ट द सिलेबस नाउ, पर आप लोग को टाइम दे दिया ना, तो अभी टाइम देना पड़ेगा। ये देखो, ये देख रहे हो, ये आलू रूपी चीज। हाँ, दिस आलू लाइक थिंग you'd see. Are you able to see the photo? Open image in a new tab. हाँ, अब दिखना चाहिए। Let's start tomorrow. No, I have given time to the students. I'll stick to it. क्योंकि आप लोग टाइम कर रहे होगे अपने आप को। So tomorrow will be the last of this discussion class. Then Friday I'm starting. Full speed I'll start. मेरे को अंदर से जोर से इच्छा आ रही है पढ़ाने की। ये है पॉलीमेटालिक नोड्यूल। जानते हो क्या है ये? आपके जितने ईवी कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टाटा नेक्सॉन, आपका मोबाइल फोन, हाँ, आपके पावर लाइंस, इन सब में इसका यूज होता है। इसके अंदर बहुत सारे हमारे मिनरल्स और एलिमेंट्स छुपे पड़े हैं। तो इंडिया ये मत्स्य 6000 क्यों कर रहा है? क्योंकि हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करें,
इंडिया पे लाएं, प्रोसेस करें और उसके बाद ये सारे फील्ड्स, ये सारे सेक्टर में यूज करें। अब आप कहोगे सर क्यों? हाँ, क्या जरूरत है 6 किलोमीटर नीचे जाने का? क्योंकि भारत सरकार ने एक छोटा सा इंटरनेशनल कमिटमेंट करके आया है। वो क्या कमिटमेंट है कि हमें नेट जीरो बनना है 2070 तक। नेट जीरो का मतलब क्या होता है कि आपके फॉसिल फ्यूल्स जो है ना, पेट्रोल, डीजल, कोल, नेचुरल गैस, हाँ, इन सब का यूज कम करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी अब यूज करना है। ठीक है, छोटा सा कमिटमेंट है, 2070 तक करना है अपने को। तो उसके लिए यू नीड रॉ मटेरियल ना। हाँ, जो भी कमिटमेंट करके आ गए तो अब उसके लिए तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना। और आप देखोगे क्या कि ये सारे जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन, ये सब में यूज होने वाले के लिए जो भी रॉ मटेरियल है, उस पे एक कंट्री का मोनोपोली है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, शी जिनपिंग के कंट्री का मोनोपोली है। और हम और शी जिनपिंग के कंट्री तो कोई बेस्ट फ्रेंड्स तो है नहीं कि वो हमको रॉ मटेरियल भेजेगा कि आत्मनिर्भर भारत करो मोदी जी। शी जिनपिंग नहीं भेजेगा। सो वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन के लिए हम ढूंढ रहे हैं ये सारी चीजें, समझे? तो हम ये इसीलिए हम कर रहे हैं, ये सारा पॉलीमेटालिक नोड्यूल ढूंढने के लिए ये मत्स्य 6000 और समुद्रयान चल रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रेशर ज्यादा है। इसीलिए आप देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज अभी इसका टेस्टिंग फेज में है, क्योंकि इवेंचुअली 4 भारतीय जाएंगे इस प्रोजेक्ट के साथ। इट इज अ मैन्ड सबमर्सिबल, लोग रहेंगे उसके अंदर। ऑब्वियसली कोई फोर्सेस के ही होंगे वो, हम और आपको तो भेजेंगे नहीं। तो मतलब कोई इंडिविजुअल का जान है ना, तो यू नीड टू टेस्ट इट सेवरल टाइम्स टू मेक श्योर कि कोई ऐसा आपदा ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, विच इज वाई इंडिया गवर्नमेंट इज डूइंग दिस। लेकिन सर ये एक टाइम का ओवर एक्सप्लॉइट हो जाएगा। अरे जब होगा तब होगा, अभी तो चाहिए ना अपने को। अभी तो आप देखिए, ये फर्स्ट टाइम जानते हैं रशिया के पास में मिला था पॉलीमेटालिक नोड्यूल। कारासी है एक, कारासी, लैप्टेव सी, ये सब नाम सुना है कभी? डज ओशनिक प्रेशर डिफर बाय लोकेशन? नो। पोल्स इक्वेटर, नहीं नहीं, इज द सेम। आप अगर सोच रहे हो ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी व्हेन इट कम्स टू ओशनिक प्रेशर, जीरो इफेक्ट। अच्छा, एक चीज और सवाल बताओ, जो लोग एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? ये ओशन में मिलता है क्या? हाँ, इंडियन ओशन के नीचे मिलता है ये। विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? क्या बोल रहे हो यार, आप लोग सारे के सारे गलत आंसर कैसे दे सकते हो? अंशुमन का सही आंसर है बस अभी तक। अंशुमन, निकिता, फौजी, गुड नेम फौजी, हिताक्षी, बहुत बढ़िया नाम, आदित्य थापा, वेल डन। मुझे तो वो सीन याद आ गया ऋतिक रोशन का, कोई इतना कैसे गलत हो सकता है? चलो सर्च करते हैं ना। हाँ, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट, वही ना, किताबों में आप लोग को ऐसा गलत बताया जाता है ना यार, क्या बताएं। लार्जेस्ट डेजर्ट, सॉरी, आप देखेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है एंटार्क्टिका। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज एंटार्क्टिका। डेजर्ट का मतलब सिर्फ हॉट डेजर्ट नहीं होता है फ्रेंड्स। सिर्फ राजस्थान का थार डेजर्ट या अफ्रीका का सहारा डेजर्ट ही डेजर्ट नहीं है, कोल्ड डेजर्ट भी होता है। कभी गए हैं आप लेह लद्दाख? लेह लद्दाख गए हैं कभी? कोल्ड डेजर्ट है उधर। सिमिलरली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज एंटार्क्टिका, नॉट सहारा। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। आई एम वेटिंग फॉर द डे ये सवाल जिस दिन यूपीएससी में पूछेंगे, किसी ना किसी दिन तो पूछेंगे ये। स्टडी आईक्यू का रील्स देखना काम आया आज। ये आपके बाय द वे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट्स मेंशन्ड देयर दैट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट इज एंटार्क्टिका, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज सहारा। अभी मालूम हुआ, अब नहीं पूछेंगे। हाँ, मुझे भी पता है वो, जब भी आप कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं वो नहीं पूछते हैं, आई नो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अर्थ के किस पॉइंट से, कंसिडर करिए ये आपका अर्थ है, हाँ इधर मून है मेरा, अर्थ के किस पॉइंट से मेरा मून का डिस्टेंस सबसे कम होगा? माई होल लाइफ वाज अ लाई। नो नो, इट्स जस्ट दैट आवर बुक्स डोंट टीच अस वेरी वेल।
अर्थ के किस पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट बताओ जिस पॉइंट से मेरा मून का पॉइंट या मून का जो डिस्टेंस है ये सबसे कम होगा। इक्वेटर नहीं बेटा, मतलब कोई हाइट का ही जगह होगा ना। इक्वेटर पे तो आप ग्राउंड पे हो, कोई हाइट का ही जगह होना चाहिए। तो कोई ऐसा पीक है क्या, एनी पीक और माउंटेन दैट यू कैन थिंक ऑफ जहां से मेरा मून का डिस्टेंस सबसे कम है? अगर उस जगह पे मैं जाके खड़ा हो गया तो हाँ, मून का डिस्टेंस सबसे कम है। माउंट एवरेस्ट नहीं, अनफॉर्चुनेटली नो। जो लोग इक्वेटर कह रहे थे आप लोग सही आंसर दे रहे थे, पर पीक के हिसाब से सोचो। एकांश रॉय, वेल डन, बढ़िया आंसर। एकांश रॉय का आंसर बहुत बढ़िया है। जय कुमार, शिवम सोनी, या तो आप लोग बहुत जल्दी गूगल कर रहे हो या फिर आप लोग को सच में पता है। चिम्बोराजो, माउंट चिम्बोराजो, चिम्बोराजो एवरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, कोई बता सकता है मेरे को? चिम्बोराजो के पीक पे जाके खड़े रहोगे तो आप देखोगे कि आपका और मून का डिस्टेंस सबसे कम है। काहे लिए, सॉरी क्यों? काहे लिए, सॉरी क्यों, क्या कर रहा हूं मैं आज? ये कॉम्बी फ्लैम नहीं खाना चाहिए था, दिमाग उड़ जाता है। बल्ज ऑफ द अर्थ, तनु वर्मा, गुड आंसर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आपका अर्थ क्या है ना, थिंक ऑफ इट इज लाइक दिस, थोड़ा सा ना बेली फैट है उसको, थोड़ा सा ऐसा है और इधर पे आके चपटा है। ओके, इट इज लिटिल और ऐसा, ठीक है, बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा मैं अर्थ का, पर यही है, अर्थ इज लिटिल ऐसा और ऐसा, ऑब्लेट जियोइड या स्फेरॉइड कहते हैं हम इसको, इसका एक्चुअल शेप जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो आप देखेंगे कि आपका एवरेस्ट से, इवन दो इट इज द हाईएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, आपके चिम्बोराजो से, बिकॉज ऑफ द अर्थ्स बल्ज, whence you stand on the peak of Chimborazo, the distance between you and the moon is the lowest, not from the Everest place. Oblate spheroid या geoid कहते हैं shape of the earth. Where is Chimborazo? बताओ भाई कहाँ पे है Chimborazo? The Google people, tell me. साउथ अमेरिका में है Chimborazo, इक्वेडोर, अच्छा। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, वाह क्या बात, समझे क्या? ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा है, आप लोग मिस कैसे कर गए? हम तो ये वेट कर रहे थे कि 3-4 दिन में तो ये सब सवाल पूछा जाए। बुर्ज खलीफा से तो पास में होना चाहिए, नहीं नहीं, बुर्ज खलीफा तो ऐसा ही है क्या? मुझे बताओ आपका मैरियाना ट्रेंच और एवरेस्ट में कौन ज्यादा हाइट का है या डेप्थ का है? विच वन इज मोर इन ऑल्टीट्यूड? कोई माउंट एवरेस्ट मत बोलना बाबू प्लीज। माउंट एवरेस्ट इज, जब मैं स्कूल में था तो मुझे पता है 8848 मीटर्स था। हाँ, जब मेरी शादी हुई तो 8850 मीटर्स हो गया। चलो, नेवरदलेस आपका मैरियाना ट्रेंच 13 किलोमीटर है, तो ऑब्वियसली मैरियाना ट्रेंच इज डीपर। हमारा अर्थ का सबसे बिगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? अर्थ का बिगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? एंडीज गलत, हिमालयाज गलत, एंडीज हिमालयाज दोनों गलत। एल्प्स नहीं, नहीं एल्प्स तो बहुत छोटा है। रॉकीज भी नहीं, नहीं। केटू तो रेंज थोड़ी ना है, वो तो इंडिविजुअल पीक है बेटा। आई हैव जस्ट आस्क्ड कार्तिकेय, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई हैव जस्ट आस्क्ड अर्थ्स बिगेस्ट माउंटेन रेंज। मिड अटलांटिक ओशनिक रिज। चलो आपको इसका फोटो दिखाते हैं ना, लेट्स लुक एट दिस। मिड अटलांटिक रिज मैप, ये देखिए भाई,
ये देख रहे हो आप, ये है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। आपके ओशन के बीचों बीच एक एस शेप्ड फिगर बन रहा है, ठीक है। रफली 10,000 किलोमीटर इसका कंटिन्यूअस रेंज है। एक ओशन के नीचे पहाड़ों का सीक्वेंस है, 10,000 किलोमीटर। मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता हूं, नंबर मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट इट इज ऑब्वियसली बिगर देन हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज, एल्प्स। जो भी आपका दिमाग में आ रहा है, आप गलत हो। मिड अटलांटिक ओशनिक रिज। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाय द वे, जब हम ओशनोग्राफी चालू करेंगे ना, तो जब अटलांटिक ओशन को हम पढ़ेंगे, इस रिज को बड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है, क्योंकि यहां से सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है कि हमारा अटलांटिक ओशन ना दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। ठीक है, आप देखना हम क्यों डिस्कस करेंगे। आपका अटलांटिक ओशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। एकदम सिंपल शब्दों में बताऊं तो जानते हो क्या हो रहा है? यहां से नीचे से, अर्थ के नीचे से सामान आ रहा है, ठीक है, अर्थ के नीचे से सामान आ रहा है, एंड इट इज स्प्रेडिंग ऑन बोथ साइड्स, फैल रहा है इधर से। इसीलिए हम कहते हैं अटलांटिक ओशन इज एक्सपैंडिंग, और इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली हम कहते हैं कि कहीं पे अगर ओशन बड़ा हो रहा है तो कहीं कोई और ओशन छोटा हो रहा होगा। तो हम देखते हैं कि पैसिफिक ओशन छोटा हो रहा है दिन ब दिन। समझे? ओशन ओशन डाइवर्शन, क्या बात। लावा, वर्तिका, एक सवाल तुम्हारे इससे याद आया मेरे को। हाँ, मेरे को बताओ तो थोड़ा, क्या डिफरेंस है इसका, लावा वर्सेस मैग्मा? क्या डिफरेंस है लावा और मैग्मा का वर्तिका के इससे? बट वाई सर, वी विल सी। कन्वेक्टिव सेल थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अभी बस इंटरेस्ट जागना चाहिए, ताकि जो लोग नहीं पढ़े हो एनसीईआरटी पढ़ो बाबू। हाँ, लावा का थोड़ा बताओ। मैग्मा अर्थ के इंटीरियर में होता है, बहुत बढ़िया, और लावा सरफेस पे आके हो जाता है, बहुत बढ़िया। आप लोग श्योर हो? लावा वो बाहर आके बनता है और मैग्मा अंदर होने से होता है? श्योर हो सारे के सारे? तो एक काम करना, क्लास खत्म होता है ना, तो उसके बाद एक ईमेल दागना तुम। वो मूवी देखा है गली बॉय? मैंने मूवी तो नहीं देखा है, पर गली बॉय का नाम सुना है क्या? उसमें वो एक गाना है, अपना टाइम आएगा, सुना है? यू गेट वेयर आई एम गोइंग विद दिस एग्जाम्पल नाउ। अंदर का लावा फट के बाहर आने दे। उसके डायरेक्टर को लिखो थोड़ा कि एक कंसल्टेंट हायर करो ज्योग्राफी वाला। लिरिक्स आपका गलत है। यू सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस। अंदर का लावा फट के आने देना, अंदर का मैग्मा फट के आने दे। यू सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस। आई नो थोड़ा सा बेवकूफ जैसा एग्जाम्पल है, पर याद तो रहेगा तुमको। टू टेक्निकल। टेक्निकल क्या, इट इज फैक्चुअल। आजकल तो फैक्ट चेक का जमाना है बाबू। यहाँ लोग 20-20 लाख रुपए महीने का पीट रहे हैं फैक्ट चेक के नाम पे, तो ये तो फैक्ट चेक कर ही सकते हैं। क्या बोल रहे हो? टेक्निकल नहीं, इट इज फैक्चुअल। फैक्ट चेक कर रहा हूं मैं। यू आर राइट, आई नो। अब तुम भूलोगी नहीं है, मुझे पता है। चलिए कल के सवाल देखते हैं, क्योंकि अब कॉम्बी फ्लैम का खुमारी आ रहा है हल्का हल्का। लेट्स डू दिस। ये तो हम करते रहेंगे आपके साथ, परसों जल्दी से आ जाए बाबू। ओके, क्या है क्वेश्चन? एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। बहुत बढ़िया, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी। दूसरा, एक्सप्लेन द रीजंस। 150 शब्दों में, मतलब 75 इसके, 75 इसके। ओके, लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। हाँ जी, क्या क्या रीजंस लिखा है आप लोगों ने? रूबल खाली डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। अंदर का मैग्मा फट के आने दे। बात तो सही है, बात तो सही है। हाँ जी, बताया जाए हमको अब। लेट्स डू दिस क्विकली। पेस्टल यूज किया सर, बताइए ना क्या क्या पॉइंट्स लिखे। अब सीरियसली थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सीरियस डिस्कशन करते हैं। हो गया अभी मजाक, मजाक काफी किया आज के लिए। एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। यस, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया? हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, पहले ये बताइए। दोनों पार्ट का देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्या हुआ? मैजिक।
हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, मतलब ऑलरेडी हमने कितना इंस्टॉल करके रखा है, तभी तो पोटेंशियल पता चलेगा हमें। 300 गीगावाट, अरे बाबू बहुत बोल दिया, उतना कहां अभी, हम लोग का भी रफली 40 से 45 गीगावाट के आसपास है। 40 गीगावाट्स, 40 गीगावाट्स टू 45 गीगावाट्स, चेक करना पड़ेगा डैशबोर्ड पे जाके वो ऊर्जा मंत्रालय का, पर रफली अराउंड 40 गीगावाट्स है हमारा, 43 गीगावाट्स, हाँ मैंने वही 40 टू 45 के बीच में। 300 गीगावाट तो मतलब हम लोग एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। 40 टू 45 के बीच में, ओके। व्हाट एल्स, मतलब ऑलरेडी वी हैव, हाँ सब्सटेंशियल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। आप देखोगे कि वी आर रफली 4th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 4th लार्जेस्ट है, ठीक है। फॉर अ कंट्री दैट इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल, दिस इज एक्सेप्शनल वर्क। इसका तो क्रिटिसिज्म है ही नहीं कि हमने ऑलरेडी, हम 4th लार्जेस्ट है, मतलब एक्सेप्शनल वर्क। नंबर 2, पोटेंशियल पहले डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, कौन कौन सा इनिशिएटिव हमारा चल रहा है, टारगेट क्या है हमारा? हमारा टारगेट है कि 2024 चल रहा है ना अभी, 60 गीगावाट का हमारा टारगेट है, 60 गीगावाट्स। लार्ज कोस्ट लाइन, मोर विंड पोटेंशियल, 1 मिनट 1 सेकेंड, हु इज फर्स्ट? चाइना, चीन। वी हैव पोटेंशियल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ 302, पोटेंशियल है वो तो, ठीक है। व्हाट एल्स, व्हाट आर द अदर रीजंस? कौन कौन से स्टेट्स में हमारे हाई पोटेंशियल है? विच स्टेट्स हैव हाई पोटेंशियल? मैं सिक्किम में जाके क्या विंड फार्म लगाऊंगा क्या? सिक्किम में लगाऊंगा क्या मैं? नहीं ना। कोस्टल स्टेट्स में लगाऊंगा, तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका, विच अदर स्टेट्स? हाँ, हवा किधर ज्यादा चलता है? महाराष्ट्र, रत्नागिरी कभी गए हो क्या? डेंजर हवा चलता है उधर, महाराष्ट्र एंड राजस्थान ऑल्सो, क्योंकि डेजर्ट है तो हवा चलता है। हाई पोटेंशियल स्टेट्स है हमारे। नेक्स्ट, नंबर 3, नंबर 3, हाँ जी बताया जाए। और ये तो हुआ आपके ऑन शोर एरियाज। ऑन शोर मतलब समझते हो क्या होता है? ऑन शोर मतलब समझते हैं? ये कंसीडर करिए आपका बीच है, बीच पे अगर हम विंड फार्म लगाएंगे इधर, तो इसको कहेंगे ऑन शोर। और पानी में जाके अगर आप लगाओगे, ओके, तो इसको कहते हैं ऑफ शोर। तो हम ऑफशोर भी ट्राई कर रहे हैं, ऑन शोर भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ऑफशोर का आप वैसे लिखो मत, ये तो सारा कुछ आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। ऑफशोर विंड एनर्जी भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑफशोर विंड पोटेंशियल 174 गीगावाट, वेरी नाइस हिमांशी। ऑफशोर तमिलनाडु, ओके, वेयर एल्स? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहां पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, NIWE। गूगल पार्टी जल्दी से बताओ मेरे को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी किधर है? अंडमान एंड निकोबार, वहां पे क्यों लगाएंगे यार? NIWE कहां पे? इट इज इन चेन्नई, चेन्नई में है ये, तमिलनाडु में, ठीक है। ये जो सारा कुछ चल रहा है ना ऑफशोर विंड एनर्जी, इट इज डन बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, हेडक्वार्टर है चेन्नई। ऑलराइट, तो पोटेंशियल हमने 3-4 पॉइंट लिखे, बढ़िया। अब मुझे बताइए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, हमारा रीजंस फॉर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड, एक हाई कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट है, कैपिटल इंटेंसिव है ये। आपको विंड फार्म लगाना है मतलब बहुत पैसे लगेंगे बाबू। हाँ, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने जैसा नहीं है कि कुछ नहीं करना है आपको।
बहुत पैसे लगते हैं, हाई कैपिटल रिक्वायर्ड या कैपिटल इंटेंसिव, यूपीएससी लैंग्वेज में लिखते हैं कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट, बहुत पैसा चाहिए। दूसरा लैंड अवेलेबिलिटी, एक्सेलेंट, लैंड अवेलेबिलिटी आपका कम रहता है। तीसरा लैंड तो हर चीज के लिए कम है यहाँ पे इंडिया में। और स्किल्ड लेबर, एक्सेलेंट, क्या बात है, पेस्टल लगाए हो आप लोग आज। स्किल्ड लेबर की कमी है। नंबर 4 सीजनल ट्रेड विंड्स, मॉनसून विंड्स, सीजनल, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, गुड, क्या बात है। ये सब पॉइंट्स लिखोगे तो 10 में से आपको 6 तो दे ही देगा वो, इजी। ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, ओके, व्हाट एल्स? environmental challenges, kuntal what are the environmental challenges बेटा? गुड, आई वांट यू टू एक्सप्लोर दैट पेस्टल का ई भी। मुझे बताइए इन्वायरमेंट चैलेंजेस क्या होगा? इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या होते हैं? नॉइज पोल्यूशन होगा, विंड फार्म लगाओगे तो आवाज करता है बहुत। कभी अगर आप गए होंगे, आपने देखा होगा विंड फार्म्स के पास रहोगे तो रात में सो नहीं सकते आप, बहुत आवाज करता है वो, एक तरीके से जनरेटर का आवाज आता है। बर्ड्स आर किल्ड, एक्सेप्शनल आंसर, बहुत बढ़िया। इन्वायरमेंट में लिखिए फैक्टर्स में, पहला नॉइज पोल्यूशन, और दूसरा जिस स्टूडेंट ने आंसर किया है बर्ड्स वाला, एक्सेप्शनल आंसर है भाई, मान लिए। आप देखेंगे रिसेंटली एक बर्ड है इंडिया का, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, ठीक है, एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है इंडिया का, ये बस्टार्ड है, वो गाली नहीं है, जीआईबी। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में हियरिंग करके कुछ कुछ विंड फार्म्स को बंद करने की हिदायत दी है, क्योंकि आपके राजस्थान में, जो हमने इधर लिखा, राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है बर्ड का, एंडेमिक भी है इंडिया के लिए, मतलब सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, वो जाके विंड फार्म से कोलाइड कर रहा है और मर रहा है। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, बहुत बढ़िया, गुड गुड। डैमेज टू कोरल रीफ, नहीं, कोरल रीफ को नहीं कोई डैमेज है इससे, कोरल रीफ को कोई डैमेज नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लॉस, करेक्ट, वेरी नाइस, ट्रांसमिशन लॉस होगा आपका, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिए पर उसके बाद ग्रिड में फीड करने का चैलेंज है इसमें, ट्रांसमिशन चैलेंजेस। अच्छा एक बात बताइए, चलिए ठीक है, 6 पॉइंट्स आर एनफ, गुड, मेंटेनेंस फाइन, वो तो कैपिटल इंटेंसिव में ही आ गया। एक बात बताइए, इतना हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाँ ये सब एनर्जी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका डिमांड कहाँ है? आज के टाइम पे मान लो कि आपके पास, हाँ आप जूनियर अंबानी हो, हाँ आपको आपके पापा कहते हैं लो बेटा 1000 करोड़ रुपया, जाके आप विंड एनर्जी का कुछ करिए, मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, आई एम गिविंग यू 1000 करोड़, तो आप जाके विंड एनर्जी का फार्म लगाते हो, ओके, पर इसका बायर कौन है फिर? हु इज बाइंग इट? एनर्जी क्रिएट कर रहे हो तो कोई खरीदार भी तो चाहिए, कौन खरीद रहा है? गवर्नमेंट खरीद रहा है, डिस्कॉम्स खरीद रहे हैं, ओके ठीक है, चलिए आपके पावर जनरेटर्स, डिस्कॉम मतलब आपके पावर जनरेटर्स खरीद रहे हैं, पावर कंपनीज। क्या कोई भारत सरकार का पॉलिसी है क्या जो कह रहा है इन डिस्कॉम्स को कि सुनो, आपके अगर ग्रिड में 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर रहे हो या 100 यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो कुछ आपके फॉसिल फ्यूल से आने चाहिए और कुछ रिन्यूएबल से आने चाहिए। कोई ऐसा भारत सरकार का पॉलिसी आपके दिमाग में आ रहा है क्या जो डिस्कॉम्स को कह रहा है कि गो बाय सम पावर फ्रॉम विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी और उसको फीड करो ग्रिड में? एनी पर्टिकुलर पॉलिसी दैट यू कैन थिंक ऑफ?
यहाँ पे किसी को नहीं पता होगा, ये गूगल करने से भी नहीं मिलेगा, थोड़ा ये गूगल करने से भी थोड़ा डिफिकल्ट आंसर है, क्योंकि अब हम गूगल करें तो करें क्या, पहला बात, मूलभूत प्रॉब्लम है ये तो। CERC नॉर्म्स, जय आप सही रास्ते पे हो, गुड। जानते हो भारत सरकार का क्या पॉलिसी है? भारत सरकार ने एक पॉलिसी निकाला है जिसका नाम है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है, RPO। ये पॉलिसी का पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है RPO, यही है। देखिए किसी भी पॉलिसी को ना, अब थोड़ा सीरियसली समझो बात, किसी भी टॉपिक को हमें एंड टू एंड जब समझना है ना, तो यही हुआ पॉइंट। हम जब विंड एनर्जी पढ़ रहे हैं तो विंड एनर्जी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पर RPO के बारे में हम एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। जब तक आप एनवायरमेंट में जाओगे सिलेबस पे 2-3 महीने बाद, तब तक आप विंड एनर्जी भूल जाओगे। तो यही तरीके से हमें पढ़ना है फ्रेंड्स, कि विंड एनर्जी कहां ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ फलाना फलाना स्टेट्स में। अच्छा, विंड एनर्जी के कंस्ट्रेंट्स क्या है, हाँ इतना इतना कंस्ट्रेंट्स है। अब समझिए कि हमने जो एनर्जी क्रिएट किया उसका बायर कहां है। तो भारत सरकार क्या चाहता है कि आपके बायर और प्रोड्यूसर साथ साथ उभरे, साथ साथ क्रिएट हो, तभी तो जाके फ्रेंड्स ये जो कमिट करके आ गए हम लोग कि नेट जीरो बनना है 2070 तक, तभी तो हो पाएगा। आप सिर्फ प्रोड्यूस करोगे रिन्यूएबल एनर्जी, पर खरीदने वाला कोई नहीं है, तब तो वो मार्केट होल्ड नहीं करेगा। आपको पता है फ्रेंड्स मार्केट कैसे चलता है, बायर एंड सेलर दोनों आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये हो गया, ये है आपका बायर, और सेलर कौन है, पुत्र जी यहां पे, समझे। जो लोग फ्रेशर्स हैं ध्यान दीजिए, अभी दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। आप सिर्फ विंड एनर्जी पढ़ के ऐसा फुल स्टॉप मत मारो। आस्क योरसेल्फ कि ये जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है किधर जा रहा है, हवा में तो थोड़ी ना छोड़ रहे हम लोग। तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन क्या है, कि हमारे डिस्कॉम्स के ऊपर हम एक ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं कि आप जाके कुछ पार्ट ऑफ योर एनर्जी आप रिन्यूएबल सोर्सेज से लाइए, जानते हो। सिमिलरली एक और ऑब्लिगेशन है जिसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस परचेज ऑब्लिगेशन। मुझे बताओ ये CBG ऑब्लिगेशन किसके ऊपर होगा? इसको कहते हैं CBO। ये कंप्रेस्ड बायोगैस परचेज ऑब्लिगेशन किसके ऊपर होगा? मैं आपको 4 कंपनीज दे रहा हूं, मुझे बताओ किसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। डिस्कॉम, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन ऑयल, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा कंपनी खरीदेगा? कंप्रेस्ड बायोगैस किधर यूज करते हो? कंप्रेस्ड बायोगैस आप पेट्रोल में मिलाते हो ना, पेट्रोल में मिलाते हो ना। नहीं पता है तो आपको मैं बताता हूं। एक आपके जब ये बायोफ्यूल्स क्रिएट होते हैं, फॉर एग्जांपल आप, हाँ, मोलासेस बैगेसेस को जब आप प्रोसेस करते हो, शुगर मेज को जब प्रोसेस करते हो, तो आपके बायोफ्यूल्स बनते हैं, उनका तेल निकलता है। उस तेल को आप पेट्रोल के साथ मिक्स कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो तेल जो है, जो बायोफ्यूल है, वो लेसर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेट्रोल जब आप जलाओगे तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। भारत सरकार को क्या कमिटमेंट है, 2070 तक नेट जीरो करो। सिर्फ पेट्रोल जलाओगे तो थोड़ी ना होगा, तो अब आप सब्स्टिट्यूट्स ला रहे हो। तो कंप्रेस्ड बायोगैस परचेज ऑब्लिगेशन किनके ऊपर है? इंडियन ऑयल जैसे कंपनीज, जिनको हम कहते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, OMC इनको कहते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, OMC। तो आपसे सिंपल सवाल पूछेगा अभी यूपीएससी, RPO का ऑब्लिगेशन किसके ऊपर, CBO का ऑब्लिगेशन किसके ऊपर। तो रटने जाओगे तो सुबह से शाम और पंचवर्षीय योजना बन जाएगी यूपीएससी, पर अगर समझ के पढ़ोगे तो रात में 2 बजे भी ऐसे क्वेश्चन आंसर कर दोगे आप। ब्लेंडेड इथेनॉल, इथेनॉल मिक्सिंग,
इनफैक्ट जो लोग ब्लेंडेड इथेनॉल के बारे में कह रहे हैं, अभी रिसेंटली एक तेल निकाला है, उसका नाम है E20। E20 इसका मतलब जानते हो क्या है? कि इस तेल में इथेनॉल है 20% और पेट्रोल है 80%। यही है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब स्टंटबाजी? ताकि नेट जीरो हो पाए भाई। इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट है, इच्छा हो रही है जानने की और इसके बारे में, वो इंपॉर्टेंट है। इच्छा नहीं होगा ना तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो जो लोग प्रीवियसली अटेम्प्ट किए थे, अगर आपने अभी तक या इस तरह से आप नहीं पढ़े हो तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि आपका गैप कहां था, नॉलेज गैप कहां था। मैंने पहले दिन ही आपको कहा था कि दो चीजों की आवश्यकता है, एक नॉलेज रहना चाहिए, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। अगर आपको ये इस शैली में इस तरीके से आप नहीं पढ़े तो आपका नॉलेज गैप है। एप्लीकेशन तो बाद में आएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग तो बाद में आएगा, पहले पढ़ना है अपने को, इस तरीके से पढ़ना है। बुझ रहे हो तुम लोग? ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट बहुत तुच्चा सब्जेक्ट है भाई साहब, मैं तुमको बता रहा हूं। इट इज वेरी वेरी इजी। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बी लिटिल लॉजिकल, 5% लॉजिकल, दैट्स ऑल। Everything else is like a story. If you know the story, you will know everything else. Okay, save the रट्टा मारने वाला habit for other subjects. I'm telling you. आज तक मुझे कोई बोल देना कि मुझे medieval history का ये concept समझाओ या ये story समझाओ, नहीं पता मुझे, हाथ खड़े हैं मेरे, क्योंकि उसमें you will have to mug up. वहां पे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि फलाना राजा ने क्या क्यों किया, क्या पता मुझे, मूड क्या होगा उसका। पर यहाँ पे मूड का सीन नहीं है, यहाँ पे सब लॉजिकल है, समझ रहे हो? ओके, चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। माउंटेन इकोसिस्टम फ्रॉम द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स। ये टॉपिक तो भाई मेरे दिल के बहुत क्लोज है। पहाड़ का बच्चा हूं मैं, बताओ मेरे को। नहीं गाइस, यू गाइस आर वेरी काइंड, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट दैट आई टीच वेल, इट्स जस्ट दैट आई नो कि मुझे अगर अपने आप को समझाना होता तो मैं अपने आप को कैसे समझाता, दैट इज ऑल। क्योंकि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आया था तो हमको भी किसी ने नहीं बताया था, हमको भी पहला क्लास में वो शुरू हो गया। हाँ, वो मरकरी वेनस अर्थ मार्स करना शुरू कर दिया उसमें। इंटरेस्ट ही चला गया मेरा सब्जेक्ट में कि ये क्या पढ़ा रहा है। गलती मेरी भी थी, मुझे खुद को इंटरेस्ट लेना चाहिए था, पर वैसे नहीं होता यूपीएससी। इसका आंसर बताइए ना। इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रोमिसेस प्रोवाइडिंग इनर लाइन परमिट, ILP, वेरी नाइस कुणाल। कुणाल, आर यू फ्रॉम शिलोंग मेघालय, सम साइड दैट साइड, इनर लाइन परमिट, वेरी नाइस, गुड। रेगुलेशन ऑफ टूरिज्म लिखते हैं ना एक एक करके। पहला चीज, रेगुलेशन ऑफ टूरिज्म। The student who wrote this word, no, one second, I have to comment him. Amar, यार excellent choice of word. हाँ, एक चीज जो आपके साथी ने यहां लिखा है, ध्यान दीजिए। He used the term regulation of tourism. इस शब्द पे ध्यान दो। Okay, this is a bureaucratic term. You are supposed to use term like this. For example, if you are telling me, अगर आप हमको अभी कहते कि सर ban tourism, then that is incorrect. Realize this, banning is never the solution. सिविल सर्विसेज के आंसर्स में और आपके फ्यूचर करियर में भी आप हर चीज को करेंगे रेगुलेट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में, हाँ, वन लेडी वॉज ड्राइविंग अ कार। हाँ, उसका भाई या बॉयफ्रेंड था, वो ऐसा फोटो खींच रहा था उसका, और उसका गाड़ी ऐसा गिर गया उधर से। देखा था वो वीडियो आप लोगों ने? हाँ, वन लेडी वो बैक कर रही थी क्लिफ पे, उसका कोई भाई या कोई जान पहचान का था, वो ऐसा वीडियो खींच रहा था। हाँ, तो आप देखोगे उसके बाद कि स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर वी शुड बैन एंट्री इनटू द प्लेस। ना 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 ना, व्हाट सेंस? यू विल रेगुलेट एंट्री इनटू द प्लेस। भले ही तुम उसको किसी को ना जाने दो, फर्क नहीं, पर आप आंसर में लिखेंगे रेगुलेट। बैन आप शब्द अपने शब्दकोश से निकाल दो। ओके, टेक इट आउट फ्रॉम योर वोकैबुलरी। यू विल नेवर बैन एनीथिंग एज अ स्टूडेंट और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, you will regulate it. Now under regulation you can ban it, no problem, पर आंसर में रेगुलेट। ठीक है, ये चीजें सीखिए। अब बैनिंग कोई भी चीज का सोल्यूशन नको।
ओके नेक्स्ट गो, नंबर 2 रेगुलेशन ऑफ टूरिज्म, वेल डन, बहुत अच्छा वो शब्द था। हाँ जी नेक्स्ट, गुड। और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, क्या बात है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है? एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जिन स्टूडेंट ने लिखा है मुझे बताइए प्लीज, व्हाट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट? बाकियों का देखें, लोकल एंगेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लिखो, ये शब्द लिखना शुरू करिए, लोकल एंगेजमेंट नहीं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, या और बेटर टर्म ढूंढना है तो लिखिए स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस टर्म मीन, स्टेक होल्डर? व्हाट डज स्टेक होल्डर मीन? Sir, how we will come to know to use this type of words? I will tell you, no, Raghu. That is why I am here. Parties involved, correct. For those of you जिनको नहीं पता है, देखिए स्टेक होल्डर का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपके सक्सेस में कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वैसे तो नहीं होते हैं पर चलो लिखने में क्या जा रहा है। ओके, मी एज अ फैकल्टी आई विल बी इंटरेस्टेड, है कि नहीं? सो दीज आर दी स्टेक होल्डर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2-3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको हम समझा रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। अब मान लो कि मैं आपको पढ़ाई के लिए एक आईपैड देता हूं, बुक्स देता हूं, हाँ घर देता हूं, हाउस, फूड, क्लोथिंग, कोचिंग, ऑल ऑफ दिस व्हेन आई गिव यू, तो ये क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, ये टर्म्स ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत फ्रीली यूज करेंगे इनको। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्या है? गिविंग यू दोज रिसोर्सेज दैट विल हेल्प यू अचीव द ऑब्जेक्टिव। वी विल यूज दिस टर्म्स। इट डज नॉट मीन कि किसी स्टूडेंट के पास अगर आईपैड नहीं है तो वो सिविल सर्विस क्लियर नहीं करेगा, नहीं। पर अगर मैं आपको आईपैड कोचिंग देता हूं, you are much more likely to understand concepts and succeed in the examination. Probability बढ़ जाएगी आपकी। पर अगर नहीं भी मिला तो आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी। टीचर्स, हाँ फैकल्टी लिखा है उधर, अरे हम अपना नाम लिखना भूल गए। फैकल्टी सबसे इंपॉर्टेंट, समझे क्या? प्लीज अंडरस्टैंड दीज टू वर्ड्स। Stakeholders मतलब the interested parties, associated parties, whereas capacity building is giving you those things that will help you succeed. For example, इंडिया को अगर आज के टाइम पे नेट जीरो बनने का है, ठीक है, तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे? हमें चाहिए कि आप कंपनीज को सब्सिडी दीजिए, टैक्स हॉलीडे दीजिए ताकि कंपनी सेटअप करें। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट साइड से कोई खरीदने वाला हो, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। आप चाहते हैं कि आपके बायर्स तक वो पहुंचे, हमारे ग्रिड में वो पहुंचे, सस्ता दर पे हमें भी मिले तो हम भी उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। ट्रांसमिशन लाइंस आप अपडेट करिए। दीज आर योर कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेप्स। गेट इट? ये टर्म्स याद रखेंगे आप। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट एल्स? रेगुलेशन ऑफ टूरिज्म में आप भूटान वाला एग्जांपल लिखोगे यहाँ पे, जो एक सस्टेनेबल फी इंप्लॉय करता है। और बताया जाए फ्रेंड्स, सोचिए और बताइए। लेट मी हैव सम वाटर यार। Sustainable development, reforestation, green mobility, educating localites, outsiders, importance of ecosystem management of human waste. Very nice. Basically, sustainable management of tourism. Sustainable management of tourism. इसी में सब कुछ आ जाएगा, आपका वाटर मैनेजमेंट,
आपका वेस्ट मैनेजमेंट, आपका प्लास्टिक मैनेजमेंट। पहाड़ों में यही तो मेन प्रॉब्लम है ना, प्लास्टिक सब हर जगह, लेज का वो चिप्स फोका रहेगा, है कि नहीं? इसी में सारा कुछ आ गया। व्हाट एल्स? गिव मी 1 or 2 पॉइंट्स, 1-2 और पॉइंट बताओ। सिर्फ इतना कर लेने से हो जाएगा क्या? व्हाट अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स? इन्फोर्समेंट भी तो चाहिए, सिर्फ रूल्स बनाने से रूल्स फॉलो होते हैं क्या? नहीं ना, इन्फोर्समेंट करना पड़ता है ना। तो लिखिए इधर, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स। नंबर 5, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स। गेट इट फ्रेंड्स? प्रमोट इको टूरिज्म, वेरी नाइस। इसी में आ गया इको टूरिज्म, सस्टेनेबल में ही आ जाएगा इको टूरिज्म। गुड, ठीक है, आप लोग अब समझ गए हो मोर और लेस। गुड। हाई फाइन टैक्सेशन फॉर क्लीनलीनेस, कंजर्वेशन साइट्स, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ माउंटेन अरावली। समझा नहीं ये वाला पॉइंट, फिर से अंशुमन बताइए। इको सेंट्रिक अप्रोच while making legislation, प्रतिभा। ओके, सो यू कैन से ग्रीन पॉलिसी मेकिंग या इको सेंट्रिक पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। इको सेंट्रिक पॉलिसी मेकिंग, 6th शेड्यूल, ठीक है, ओके। राजस्थान स्टेट मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ MNTS फॉर माइनिंग, माउंटेन्स फॉर माइनिंग, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो सस्टेनेबल तरीके से करोगे तभी इट मेक सेंस। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाँ, रोड्स, डैम्स, कनाल्स ये सब बना रहे हो ऐसा जंगल काट के, तो फिर इट इज नॉट सस्टेनेबल ना, ठीक है। वेस्ट एंड डिस्पोजल हो गया बेटा, डन। अप्रोचेबल सोल्यूशन टू टूरिस्ट, टूरिस्ट को कोई अप्रोचेबल सोल्यूशन नहीं चाहिए, टूरिस्ट आता है ये गंद फैलाने के लिए, ठीक है। वी हैव कवर्ड द टॉपिक्स, फाइन। लिखा जा सकता है इस पे आंसर अब। रिसेंटली विजिटेड सिक्किम एंड दार्जिलिंग, अरे यू विजिटेड माय प्लेस। इन सिक्किम दे हैव अ रूल ऑफ नो प्लास्टिक एंड स्टोरिंग स्प्रिंकलिंग वाटर। एंड व्हाट अबाउट दार्जिलिंग, विशाल? What about Darjeeling? Did you find it to be as good as Sikkim or worse than Sikkim? Will this be uploaded after class as I'm not making any notes? Yeah. Parna, everything will be given to you, beta. Don't worry. Totally packed even in rainy season. Yeah. Sikkim is better. इस पे पेस्टल कैसे अप्लाई करें? ओके, चलिए देखते हैं पेस्टल कैसे अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, पहला पी से पॉलिटिकल। मुझे बताइए माउंटेन इकोसिस्टम को पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है? थिंक दैट यू नीड टू हैव eco-centric policy making. Economic, you need to have money for entry. Make it costly for the tourists to enter, or at least give it a एक फाइनेंशियल बेंचमार्क रखो। ये नहीं कि आप बैग उठा के ट्रैवल व्लॉगर बन के घुस गए। देयर शुड बी अ सर्टेन बेंचमार्क, अ परमिट सिस्टम, ओके, ऑलराइट। सोशल, यू नीड टू हैव लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, किधर गया? ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इन्फोर्समेंट, किधर है इन्फोर्समेंट? सीसीटीवी लगाओ, है कि नहीं? इन्वायरमेंटल, हमने लिखा इधर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ये फलाना ढिमकाना, हुआ तो पेस्टली तो अप्लाई किया है, क्या गलत किया है? पढ़ना, टेल मी, डिड यू गेट इट नाउ? डिड यू गेट इट नाउ? That is what we are doing. We are applying the pestle technique through these examples. L is for legal. Legal यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बेटा। लीगल का सेंस अब आप मतलब पार्लियामेंट को थोड़ी ना कहोगे कि आप टूरिस्ट साइट्स के लिए, लीगल का भी एक सेंस है कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज नथिंग बट अ लीगल डॉक्यूमेंट। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इन वन शब्द आई टेल यू, एक शब्द में आपको EIA समझाता हूं, ठीक है? जिनको नहीं समझ में आ रहा ना ये वाला चीज क्या है, चलिए देखिए।
हाल फिलहाल में इंडिया पे लिथियम कहां मिला है, थोड़ा बताओ तो मेरे को। इंडिया में लिथियम किधर मिला है अभी अपने को? टेल मी फ्रेंड्स, वेयर हैव वी फाउंड ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम इन इंडिया? मैं आपको इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, लद्दाख, नो नॉट लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर, करेक्ट, इन रियासी, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नाउ lithium is important. Why? Think of it as the raw material, एक रॉ मटेरियल जिसका यूज स्पेस से लेके, डिफेंस से लेके, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, हर जगह है। तो इंडिया को जो लिथियम मिला है ना रियासी में, वो एक गेम चेंजर है। पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, छोटे मोटे, छोटे मोटे नहीं, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है? द पाकिस्तान चाइना फैक्टर। ओके, क्योंकि ये रियासी अगर आप मैप पे देखोगे, इट इज वेरी क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। ऑब्वियसली आवर नेबरिंग कंट्री विल नॉट लाइक इफ वी गेट आवर हैंड्स, या हम एक प्रोजेक्ट चलाते हैं बड़ा शांति तरीके से अपने नेशनल बेनिफिट के लिए। इट विल बी अ टारगेट फॉर दोज हु वांट टू क्रिएट टेररिज्म देयर, 100%। सेकेंडली आप देखेंगे कि रियासी अर्थक्वेक के हिसाब से, जब हम अर्थक्वेक का मैप पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप देखोगे ये जोन 5 में आता है। मतलब यहां पे चांसेस ऑफ अर्थक्वेक ज्यादा है आने के। कभी आप खोल के देखो, चलो आपको दिखाते हैं ना मैप, यार क्या टाइम है ना अभी। लेट्स लुक एट इट, अर्थक्वेक मैप ऑफ इंडिया, हैजार्ड मैप ऑफ इंडिया। या बहुत बढ़िया, खुलो यार, ये देखो इधर, यू सी दिस रेड कलर हियर, ये देख रहे हो रेड कलर? व्हाट यू विल फाइंड इज द होल ऑफ कश्मीर, द होल ऑफ लद्दाख जोन 4 में आता है। मतलब है अर्थक्वेक के चांसेस हैं, डैमेज है, पर रियासी का जो एरिया है वो जोन 5 में आता है। मतलब क्या है कि वहां पे आपके ज्यादा चांसेस हैं अर्थक्वेक आने के। तो अब आप सोचिए, कंसिडर करिए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान के नेक्स्ट डोर है, ओके, जो अर्थक्वेक के हिसाब से एक हैजार्डस जगह पे है, हाई चांसेस है अर्थक्वेक आने के। अब कंसिडर करो रियासी के जो लोग वहां पे ऑलरेडी हैं। हम अगर एक नेशनल प्रोजेक्ट यहां चलाएंगे लिथियम माइन करने के लिए, क्या उस प्रोजेक्ट का उनके लाइफ पे असर पड़ेगा? ऐसा सोचिए। आप ड्रिलिंग करेंगे, प्रोजेक्ट, आप फैक्ट्री बैठा रहे हो ना, आप ड्रिलिंग करोगे, बोल्डर्स गिरेंगे, हो सकता है जो पानी का स्ट्रीम हो, गांव के लिए, छोटे छोटे गांव होते हैं पहाड़ों में, उनका पानी का स्ट्रीम शायद अब ब्लॉक हो जाए उस प्रोजेक्ट के चलते। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है कि वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभी कर रहा होगा, ये उसको ये काम दिया गया होगा कि बाबू साहेब जाओ, जाके आप पूरा का पूरा सोशल और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जाके पता करो, इस प्रोजेक्ट का स्टडी करो डिटेल में। अब आईएएस तो आईएएस है, वो भी आपके जैसा है, वो हाँ 10 पेपर लिख के गया, ऐसा तो नहीं है कि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। तो वो साथ में लाया होगा जियोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, सारे बैठ के डेली बेसिस पे स्टडी कर रहे होंगे, जोनेशन देख रहे होंगे कि हाँ भाई आज के टाइम पे अगर अर्थक्वेक आ गया यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट लगाने के बाद, तो क्या क्या इश्यूज हो सकती है। ठीक है, तो इसी स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ये नेसेसरी है। एक एक्ट पढ़ोगे आप, 1986 का एक एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अंदर ये मैंडेटरी है कि आपको हर प्रोजेक्ट के लिए ये करना मैंडेटरी है। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट नहीं करता। ये सारा हम करेंगे एनवायरमेंट में। तो अब आप सोचिए, आप माउंटेन इकोसिस्टम को हमें बचाना है। कम बैक टू द क्वेश्चन नाउ, माउंटेन इकोसिस्टम को हमें ठीक करना है, मतलब क्या करना है हमने? अगर हमें माउंटेन को प्रोटेक्ट करना है तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसके बगैर आप कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे टूरिज्म या नॉन टूरिज्म, नहीं कर सकते। डू यू गेट इट? समझे क्या? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये।
पर हमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपके मेंस के सिलेबस में आप देखोगे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अलग अलग शब्दों में लिखा हुआ है। मतलब यूपीएससी चाहता है कि आप इसको डेप्थ में पढ़ो, जो हम आपको पढ़ाएंगे फॉर श्योर। एकदम सिंपल से आपको हम समझाएं, पर ऑब्वियसली इसका एक 8 स्टेज प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, एनालिसिस, ठीक है, रिकमेंडेशन, 8 स्टेज का प्रोसेस है ये, पर मैं आपको सार समझाया हूं अभी। गेट इट? सर इसरो, एपीजे आइलैंड, एनडब्ल्यूई ये सब ईस्ट में ही क्यों होता है? हाँ भूपेंद्र, ये अच्छा सवाल है कि हमारे जो इसरो के लॉन्चेस हैं वो ईस्ट कोस्ट से हम क्यों कर रहे हैं। गुड गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा खुद रिसर्च करिए, डिफिकल्ट लगता है तो आपको हम बताएंगे। इट इज टू डू विथ रीचिंग द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आप जितना इक्वेटर के पास से लॉन्च करोगे ना, उतना कम डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है। जितना पोल्स के पास से लॉन्च करोगे, उतना ज्यादा आपको पेट्रोल फ्यूल जलाना पड़ेगा। भूपेंद्र, एक सिंपल आपको समझाता हूं मैं। कोई भी स्पेस मिशन, ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी स्पेस मिशन, वो सक्सेसफुल होने का एक ही क्राइटेरिया है कि आपका फ्यूल टू पेलोड रेशियो कितना है। फ्यूल टू पेलोड रेशियो, ठीक है। आपका जो स्पेस मिशन है, कंसीडर करो ये आपका रॉकेट है। मेरा ड्राइंग मेरे को नहीं आता है वैसे, कैसा होता है मेरा रॉकेट्स, ऐसा, ठीक है। तो आप कितना पेट्रोल लेके जा रहे हो, या एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ लेके जाते हैं, कितना आप फ्यूल लेके जा रहे हो, और कितना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेके जा रहे हो। इसीलिए देखोगे आप कि इंडिया जब मून को स्टडी करने के लिए चंद्रयान भेज रहा था ना, तो बाकी सारे कंट्रीज ऐसा स्ट्रेट जाते हैं, हम लोग ऐसा घूम घूम के फिर ऐसे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हैं जुगाड़ू आदमी, हम लोग को तेल कम जलाना है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा लेके जाने हैं। इसलिए आपने देखा होगा जापान का मिशन हमारे बाद भी लॉन्च होकर जल्दी पहुंच गया था। हाँ, हम लोग घूम के एक स्लिंग शॉट मैकेनिज्म से हम लोग गए थे, ठीक है। तो कोई भी स्पेस मिशन का सक्सेसफुल होने में इसका सबसे बड़ा योगदान है। कितना तेल लेके जाते, कितना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेके जाते, इसका अगर परफेक्ट बैलेंस अचीव हो गया, स्पेस मिशन सक्सेसफुल होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि सारे हमारे लॉन्चेस इक्वेटर के पास से होते हैं, ताकि आपको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। यू टेक दैट मच लेसर, बर्न लेसर फ्यूल टू रीच द ऑर्बिट। गेट इट? क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? इज इट गुड टू रीड हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर? नहीं जानवी, नॉट पर्टिकुलरली। न्यूज़पेपर्स तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ना है, मतलब बाकी सारों में वो आपको नहीं, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू बस। जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, मिंट, ये सब पढ़िए। पर जब सिलेबस फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हिंदू या एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह शुरुआती दौर में आप कर सकते हो 1-2 हफ्ता, पर उसके बाद यू हैव टू डिच इट, यू विल हैव टू गो टू द न्यूज़पेपर्स दैट आई एम टेलिंग यू। नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह नहीं पढ़े। शुरुआती दौर 1 हफ्ता ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, पर उससे सवाल नहीं सॉल्व होंगे। ऐसा समझिए, आप न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको मजा आता है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको सवाल सॉल्व करना है। तो वो सवाल सॉल्व होने के लिए इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ही है, कोई एक, चूज एनी वन, दोनों नहीं पढ़ना। इतना इतना ये मत करो, कोई एक पढ़िए। पर सबसे पहले तो जाके मैंने आपको जो बताया था, हाँ, कि आप पहले ऑपेड नहीं एडिटोरियल पढ़ेंगे। ये ऑपेड वगैरह छोड़ दो अभी, नॉट नेसेसरी, बट एडिटोरियल्स हैव टू बी रेड कंपल्सरीली। यू शुड रीड द एडिटोरियल्स। एक तुमको मैं ग्राउंड रूल बताता हूँ एडिटोरियल पढ़ने का, जो आंसर राइटिंग में भी आपको लिखना पड़ेगा। नोटिस करना, कल सुबह का एडिटोरियल में जो भी एडिटर लिख रहा होगा ना, वो किसी भी कॉन्सेप्ट को हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक लेके जाएगा। ध्यान देना तो कल के सुबह पे। फर्स्ट ही विल राइट अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक, एंड देन ही विल राइट एग्जांपल एविडेंस अबाउट द टॉपिक। नोटिस करिए कल के सुबह न्यूज़पेपर में, दैट इज द मेथड इन विच यू आर सपोज टू राइट।
एडिटोरियल्स को सिर्फ करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से मत देखिए, आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से देखिए कि आपके आंसर्स भी उसी स्ट्रक्चर में होने चाहिए. मेनी ऑफ यू व्हाट मिस्टेक्स यू डू इज यू स्टार्ट ऑफ एज स्पेसिफिक, आपका फर्स्ट लाइन ही बहुत स्पेसिफिक रहता है, जनरल स्टेटमेंट, देन कम टू द स्पेसिफिक पॉइंट. जैसा एडिटर लिख रहा है वैसा आपको लिखने का है. स्टडी आईक्यू की ज्योग्राफी बुक स्टार्ट करें. नंदिनी, इफ यू आर फिनिश्ड योर 6 to 10th, देन वेट फॉर फ्राइडे. ठीक है, एक बार लेट्स हैव द फर्स्ट क्लास, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कैसे यूज करना है उस बुक को. ओके, बी साइंटिफिक. जस्ट एक दिन और 24 घंटे बचे अब बस. कल थर्सडे, कल भी ऐसे ही आपको मैं 5 सवाल कराऊंगा. 5 और ऐसे ही आपके मिथ बस्टर्स होंगे जो आप बचपन से आप गलत सुनते आए हो. हाँ, सहारा डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट, गलत आंसर. उस तरह के 5 मिथ बस्टर्स. फ्राइडे तो भाई हम 6:01 पे हम शुरू करते हैं. मेरे को एकदम तेज इच्छा हो रही है पढ़ाने की. वेयर टू फाइंड फ्री पीडीएफ ऑफ न्यूज़पेपर. यार ये प्रॉब्लम है, जानते हो, टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर सकते, वो न्यूज़पेपर वाले स्ट्राइक लगवा देते हैं. फ्री पीडीएफ के लिए एक वेबसाइट काम करता था, अब मुझे पता नहीं वो काम करता है कि नहीं करता है. लेट मी चेक. एक मिनट. एक वेबसाइट काम करता था, पर ये इस क्लास के बाहर किसी को बताना मत प्लीज. प्रशांत सर तो ऑब्वियसली लेजेंड है, उनका तो मतलब ही इज द बेस्ट इन करंट अफेयर्स. पर लेट मी सी, एक वेबसाइट काम तो करता था. लेट मी चेक, एक मिनट. इसका कोई पेड आर्टिकल निकालते हैं, रुको. प्रीमियम, लेट्स सी खुलता है क्या ये. पेड आर्टिकल है क्या ये? हाँ, इनवैलिड हटा दिया इन लोगों ने. लेट मी सी, एफटी पे काम करता है क्या. अरे आर्टिकल बताओ बाबू. गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स. वैसे आई एम नॉट श्योर ना, भारतीय न्याय संहिता के अंदर अगर, आई थिंक मैं गलत हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए, पर ठीक है. ये पायरेसी के अंदर मेरा जेल टर्म हो सकता है. लेट मी सी, प्रीमियम आर्टिकल्स, प्रीमियम आर्टिकल्स. ओके, लेट्स ट्राई दिस. नहीं, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया. हाँ, प्रशांत सर इज द बेस्ट. गो फॉर प्रशांत सर. हार्ड एंड फास्ट मत होना, थोड़ा लाइट फॉर फ्रेशर्स. अरे भूपेंद्र, आपको क्या लगता है हम आपको एकदम ग्राउंड से पढ़ाएंगे? मेरे को पता है ना कि आप में से पहले दिन मैंने पूछा था ना कितने लोग फ्रेशर है. 80% ऑफ द क्लास इज फ्रेशर. तो आई हैव टू थिंक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि आप कैसे समझोगे. तो बी रेस्ट एश्योर्ड. काफी टेलीग्राम चैनल्स हैं. हाँ ठीक है, बच गए जेल से. हैव यू मेट पीडी सर? यस आई हैव. ही इज अ लेजेंड. ही इज वेरी वेरी गुड. उनसे पढ़ने में भी मजा आता है. मैं खुद फैकल्टी ऊपर, मैं उनका क्लासेस कभी कभी सुबह चाय पीते पीते सुनता हूँ. आई जस्ट लाइक टू लिसन टू हिज एनालिसिस. मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो सुनने में. मैं खुद फैकल्टी को सुनता हूँ, तो आपको तो सुनना ही चाहिए. जनरल टू स्पेसिफिक समझा दीजिए. देखिए, कोई भी टॉपिक का ना इंट्रोडक्टरी लाइन हमेशा जनरल रहता है. कल का न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे ना, आप देखना पहला लाइन क्या है. ही विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ. उसके बाद वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम या क्रिटिसिज्म या प्रेज में जाएगा. आपको भी आंसर राइटिंग में वैसे ही लिखने का है. क्या नाम बताया आपने सर का? प्रशांत सर. प्रशांत सर सुबह सुबह स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे वो करंट अफेयर्स का क्लास लेते हैं, न्यूज़पेपर का क्लास. अगर आप लोगों ने अभी तक अटेंड नहीं किया है, अटेंड करिए. आप समझ जाओगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है. उनसे बेटर न्यूज़पेपर कोई पढ़ा ही नहीं सकता. मैं खुद फैकल्टी के बोल रहा ना, मैं उनका क्लास सुनता हूँ, तो आप लोग तो यू शुड डेफिनेटली लिसन टू. प्रशांत सर का क्लास सुनिए सुबह 7 बजे. अमेजिंग.
प्रशांत तिवारी सर, करेक्ट. धवन सर तो अलग है, प्रशांत सर इज फॉर करंट अफेयर्स, मैं उनका बात कर रहा हूँ, नॉट धवन सर, तिवारी सर. 7 सवा 7 तक वो लाइव आते हैं. वासु सर आपका सुनते हैं, आप प्रशांत सर का. वासु सर मेरा सुनते हैं? मेरा क्यों सुनते हैं, मैं तो वहाँ पे बस इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ कभी कभार. वासु सर इकोलॉजी सॉरी इकोनॉमिक्स के लेजेंड आदमी है वो. ठीक है, चलो कल मिलते हैं फ्रेंड्स. प्लीज हाथ जोड़ के फिर से हिदायत है, रिक्वेस्ट है, फिनिश योर एनसीईआरटीज. यू विल थैंक मी लेटर. यू मस्ट रियलाइज बाय नाउ ज्योग्राफी इज इजी इफ यू वांट इट टू बी इजी. अगर अभी तक जैसे पढ़ते आए हो स्कूल कॉलेज में वैसे पढ़ना है तो भारी हो जाएगा बहुत जल्दी. Ravi Kumar, he told in orientation he likes your conceptual clarity. He is very kind. Vasu sir is very kind. He is a very kind person. He is just being humble. Vasu sir legend है यार, क्या बोल रहे हो. चलो चाओ चाओ फ्रेंड्स. हाँ ऊपर से रीड करना है ऋषि रौनक, बढ़िया. You know हुडा मीन्स हिदायत, I did not know that. ठीक है, चाओ चाओ, कल मिलते हैं. फीडबैक डाल देना प्लीज. हाँ बंधुओं प्लीज फीडबैक तो डालो यार, क्या करते हो तुम लोग. ऐसा कॉम्बी फ्लैम खा खा के पढ़ा रहा हूँ तुमको, फिर भी फीडबैक नहीं डालता कोई. हाँ अच्छा बुरा जैसा भी है डालो. तुमको लगता है मैं नहीं अच्छा पढ़ा रहा, लिखो उधर. हाँ कि चेंज करो इसको, कोई और डालो. बी वेरी वेरी प्रोफेशनल. ओके चलो, आई विल मीट यू टुमारो इवनिंग 6 PM. चाय.